हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 5 फरवरी की करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 4 फरवरी तक के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया था और वो सभी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में हैं। वीकली करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर वीकली करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। 4 फरवरी तक की करंट अफेयर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 32 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था 4 फरवरी तक। आज हम लोग 33वें क्वेश्चन से चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीकली करंट अफेयर्स की एक सीरीज हम लोग चलाते हैं जहाँ पर हर हफ्ते की करंट अफेयर्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है ना। हालांकि भी थोड़ा सा डिले चल रहा है लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बराबर हो जाएंगी। तो 32 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। 33वें क्वेश्चन से आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उतनी देर में खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ, मैं फिर से आज बोल रहा हूँ, अभी फिर से इसमें बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखो और क्वेश्चन के आंसर खुद से देने की कोशिश करो। आप लोग एक बार आंसर देना जरूरी होता है। सही होगा तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और गलत होगा तो मैं सही आंसर तो यहाँ पर बताऊंगा ही। गलत आंसर करने के बाद में अगर सही आंसर बताया जाता है, सही आंसर आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के दिमाग में चीज़ें आसानी से बैठ भी जाएंगी। दोबारा आपसे फिर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से हम लोगों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। As per the Companies Incorporation Second Amendment Rules 2021, what is the reduced residency period for being considered as a resident in India for NRIs? कंपनी निगमन द्वितीय संशोधन नियम 2021 के अनुसार अप्रवासी भारतीयों के लिए भारत के निवासी के रूप में रहने के लिए कम की गई निवास अवधि क्या है, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कि कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2020 के अनुसार जो एनआरआईज हैं उनको इंडियन कंसीडर करने के लिए जो रिड्यूस्ड रेजिडेंसी पीरियड है, मतलब कि कितने समय तक वो लोग इंडिया में रहें तब जो उनको इंडियन कंसीडर कर लिया जाएगा नए अमेंडमेंट के अनुसार, नए रूल के अनुसार, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा 120 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 120 डेज इसका आंसर हो जाएगा। 1% कंपनीज रूल्स में चेंज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में अमेंडमेंट किया है, ठीक है ना। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल किसमें अमेंडमेंट किया है ये मैं बता दे रहा हूँ। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में अभी अमेंडमेंट किया गया है। और ये अमेंडमेंट क्यों किया गया है? 1% कंपनीज रूल्स में चेंज करने के लिए, ओपीसी 1% कंपनीज यानी जिसको कि हम लोग ओपीसी शॉर्ट में बोलते हैं, तो ओपीसी रूल्स में चेंजेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में अमेंडमेंट किया है। और इस अमेंडमेंट के बाद में इस नए रूल को कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2021 के नाम से जानते हैं। 2014 वाले में जो अमेंडमेंट किया गया उस अमेंडमेंट के बाद में इस नए रूल को कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल 21 के नाम से जानते हैं। तो ये अमेंडमेंट क्यों किया गया? 1% कंपनीज रूल्स में चेंजेस करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। और ये नया रूल जो है 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2021 ये जो नया रूल है 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा, इससे प्रभावी हो जाएगा। स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1% कंपनीज नियमों को और आसान कर दिया गया है। ओपीसी रूल्स जिसको भी हमने बताया, ठीक है, इसको और आसान कर दिया गया है। 1% कंपनी में सिर्फ एक ही 1% कंपनी क्या होती है पहले ये जान लेते हैं क्या होती है। तो 1% कंपनी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है, कंपनी का डायरेक्टर भी एक ही होता है। हालांकि और भी डायरेक्टर हो सकते हैं लेकिन 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं ओपीसी में, ठीक है ना। 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं ओपीसी में, ठीक है। तो ये ओपीसी होती है। और ये अभी जो बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया संसद में, इसमें ओपीसी के लिए कुछ फैसले लिए गए, ठीक है। और ये सभी फैसले जो भी फैसले लिए गए ये सभी फैसले 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिए जाएंगे। कुछ फैसले क्या 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 हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो पहला फैसला ये है कि पहले जो था अप्रवासी भारतीयों को यानी कि एनआरआईज, अप्रवासी भारतीय यानी कि एनआरआईज, ठीक है ना। तो पहले एनआरआईज को ओपीसी स्टार्ट करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि 1% कंपनी स्टार्ट करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब जो चेंजेस किए गए हैं इसके बाद में एनआरआईज को, अप्रवासी भारतीयों को ओपीसी में शामिल करने की अनुमति दे दी गई है। पहला चेंज ये था। दूसरा चेंज जो किया गया था इसमें अप्रवासी भारतीयों के लिए भारत का निवासी होने के लिए निवास अवधि को 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है ना। 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव दिया गया है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इसका आंसर होगा 120 डेज। इसका मतलब कि इस अमेंडमेंट से पहले
जो था 182 दिन इनको रहना पड़ता, तब ये इंडियन सिटीजन कंसीडर होते, तब ये ओपीसी जो है ओपन कर सकते थे। लेकिन अब इसे घटाकर 120 दिन कर दिया गया, 182 दिन से घटाकर 120 दिन कर दिया गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 182 दिन से घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव दिया गया है। मतलब कि आसान भाषा में थोड़ा समझें तो पहले 182 दिन इंडिया में रहने के बाद में इन्हें जो है इंडियन सिटीजन के रूप में कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब जो है 120 डेज मतलब इसे घटाकर कर दिया है, यानी कि 120 दिन रहने के बाद में ही इन्हें इंडियन सिटीजन के रूप में कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और कंपनियों की कैटेगरीज में को भी आसानी से बदला जा सकता है। जो ये अभी ओपीसी में जो चेंजेस किए गए हैं, इसके बाद अब जो कंपनियों की कैटेगरीज होती हैं उसको भी आसानी से बदला जा सकता है। और भी कई सारे चेंजेस किए गए थे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जितना जानना था इस क्वेश्चन के लिए उतना हम लोगों ने जान लिया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 120 डेज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) gave in principle approval for how much percent strategic divestment of the Government of India's shareholdings in राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी कि RINL, ठीक है ना। जिसमें पूछा गया है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में भारत सरकार की हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत रणनीतिक रूप से कम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। और आसान भाषा में अगर इसको समझें, ठीक है ना, आम बोलचाल की भाषा में, देसी लैंग्वेज में समझें तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया है। ये सरकारी कंपनी हुआ करती थी पहले। तो इसमें ये पूछा गया है कि इस कंपनी का कितना शेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसमें शेयर था उसका कितना प्रतिशत जो है वो मतलब बेचने का निर्णय लिया गया है, डिवेस्टमेंट करने का निर्णय लिया गया है रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक तरीके से, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसको प्राइवेट कर दिया है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें अपना बेचने जा रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 100%, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये पता है अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो रहा है। मेरे भी कुछ फ्रेंड क्या 2 फ्रेंड मेरे उसमें वाईजैग स्टील में काम करते हैं, तो उन्होंने ही इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मुझे बताया, ठीक है ना। 100% शेयर इसका जो बेच दिया गया है, बेच दिया जाएगा, ठीक है, प्रपोजल उसका दे दिया गया है। मैनेजमेंट को पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते, राजनीतिक टिप्पणियां नहीं कर सकते फिलहाल। इसके बारे में जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100%। CCEA ने RINL में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 100% शेयर्स को डिवेस्टमेंट करने का अप्रूवल दे दिया है और RINL का मैनेजमेंट भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। पिछले कई सालों से RINL जो है लॉस में चल रही थी, ठीक है, और अब अपने शेयर्स को बेचकर सरकार इनसे पैसे ले लेगी और ये कंपनी पूरी तरीके से भी प्राइवेट हो जानी है। और ये बता दें कि RINL जो सरकार बेचने जा रही है ये नवरत्ना कंपनी है, ये नवरत्ना कंपनी है, तो इसकी भी हालत वैसे ही हो गई, ये बेचने जा रही है। पिछले कुछ सालों से लॉस में चल रही थी, इस वजह से इसको बेचने का फैसला लिया गया। हालांकि ये मेरे हिसाब से बहुत उचित कदम नहीं है। लॉस में चल रही थी तो उसको प्रॉफिट मिलाया जा सकता था। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जवाबदेही तय की जा सकती थी, उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती थी। किसी भी कंपनी को प्राइवेट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए आप उनकी जवाबदेही फिक्स करो, आप उनसे बताओ कि आपको इतना काम करके देना ही देना है। इस तरीके से करना ये थोड़ा सा सही होता है। प्राइवेट कर देना है, बेच देना किसी चीज़ को, वो कोई सोल्यूशन मेरे ख्याल से नहीं होता है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेबिनार सीरीज उद्योग मंथन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। एक वेबिनार श्रृंखला उद्योग मंथन किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी, ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। और ये उद्योग मंथन जो है 4 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और 2 मार्च तक चलेगा। डेट में लिख रहा हूँ, ये जरूरी है समझना, आप लोग क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। 4 जनवरी, ठीक है ना, 2021 4 जनवरी 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ है ये, और ये कब तक चलेगा, 2 मार्च, ठीक है ना, 2 मार्च तक ये चलने वाला है, ठीक है। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 4 जनवरी से स्टार्ट होकर 2 मार्च तक ये उद्योग मंथन चलेगा। फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर टोटल 45 सेक्टर्स पर कितने, 45, ठीक है ना। फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर टोटल 45 सेक्टर पर आधारित है ये वेबिनार सीरीज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस उद्योग मंथन में सभी बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पर इसमें मतलब फोकस किया जाएगा, ठीक है ना, इसमें फोकस किया जाना है। आत्म भारत विजन जो है इंडिया का, भारत सरकार का जो आत्म भारत मिशन है, इसको सफल बनाने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता पर भी इसमें चर्चा की जाएगी।
कुल मिलाकर इस उद्योग मंथन में भारतीय उद्योग में गुणवत्ता और उत्पादकता, ठीक है ना, इन दोनों को बढ़ावा देने पर विचार किया जाएगा कि कैसे जो है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव की जा सके, उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव की जा सके, ठीक है ना। और टोटल 45 सेशन होंगे इस वेबिनार के टोटल, ठीक है, 45 टोटल 45 नंबर्स ऑफ सेशंस होंगे इस वेबिनार के। और यहाँ पर बात हुई है, इसका आंसर जो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन होगा? तो ये हैं पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी इसके मिनिस्टर हो जाएंगे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हरदीप सिंह पुरी जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च्ड व्हिच कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, इसका आंसर एक बार खुद से देने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा स्विच दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? स्विच दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए और दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए इनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो सके, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों के लिए दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन का नाम क्या है? स्विच दिल्ली, यही इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन जो है वो इस कैंपेन की देखरेख करेगा और अगले 6 महीनों में दिल्ली सरकार पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने लगेगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, स्विच दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन मोबिलिटी सेक्टर। किस संगठन ने गतिशीलता क्षेत्र में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ में एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि ARAI, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मोबिलिटी सेक्टर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और AIM नीति आयोग ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर साइन किया हुआ है, ठीक है। और इस पार्टनरशिप का उद्देश्य देश भर के शहरों और गांवों में मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, ठीक है। और जो भी स्टार्टअप्स हैं वो 15 फरवरी तक इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं। क्या डेडलाइन इसकी दी गई है? 15 फरवरी, ठीक है ना। 15 फरवरी तक इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया which IIT has signed an MOU with the Ministry of Road Transport and Highways, ठीक है। भारत में सड़क निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किस IIT ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा IIT BHU, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा IIT BHU, ठीक है ना। साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से भारत में जो है रोड कंस्ट्रक्शन को अपग्रेड करने के लिए IIT BHU और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक MOU साइन किया हुआ है, ठीक है। और अभी नवंबर में, इसके पीछे की थोड़ा सा भूमिका हम लोग जानते हैं, अभी नवंबर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने देश भर के सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से बोला था कि वो लोग जो हैं वॉलंटरी बेसिस पर नेशनल हाईवेज को अपग्रेड करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, मतलब वो जो है टेक्निकल सपोर्ट अपना प्रोवाइड करें, जिससे कि नेशनल हाईवेज को और ज़्यादा अपग्रेड किया जा सके। तो इसके बाद से अब तक टोटल 18 IIT और 26 NIT, टोटल 18 IIT, ठीक है ना, और 26 NIT, ठीक है ना। 18 IIT और 26 NIT ने जो है टेक्निकल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है। ऐसा बोला है कि वो लोग जो है नेशनल हाईवेज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपना टेक्निकल सपोर्ट देंगे। तो इसका जो आंसर होगा IIT BHU। यहाँ पर बात हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। किसकी बात हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। तो इसके मिनिस्टर कौन है? तो इनके मिनिस्टर जो है, इसके मंत्रालय के जो मिनिस्टर हो जाएंगे नितिन जयराम गडकरी, ठीक है ना। तो नितिन गडकरी जी जो है वो इसके मिनिस्टर हो जाएंगे। और अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र, क्या है? नागपुर महाराष्ट्र इनका संसदीय क्षेत्र है। तो इस तरीके से जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ा करेंगे, वहाँ पर अगर कोई मंत्रालय आता है तो उसका मंत्री कौन है ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है अगर है तो ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, तो VK सिंह,
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो जनरल वीके सिंह, ठीक है ना, जनरल वीके सिंह हो जाएंगे। और जनरल वीके सिंह की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों से कि अगर कोई मंत्रालय आता है तो उसका मंत्री कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और उनका लोकसभा क्षेत्र क्या है ये पता होना चाहिए, वो लोकसभा में है या राज्यसभा में है, राज्यसभा में है तो कहाँ से है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अगर उस डिपार्टमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राज्य मंत्री भी हैं, तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि सभी मंत्रियों की एक लिस्ट ले लें हम लोग यूनियन कैबिनेट की और उसको रट्टा मारें, इस तरीके से कोई फायदा नहीं। हर क्वेश्चन के साथ में इन सारी चीज़ों को हम लोग तैयार करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the president of Asian Cricket Council recently? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा है और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जय शाह, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जय शाह इसका आंसर हो जाएगा। अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह के सुपुत्र हैं ये, इनकी यही एक खास बात है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर और कोई खास बात है, ठीक है। फिलहाल जय शाह जी अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और इन्हें अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। एशियन क्रिकेट काउंसिल के यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट हैं जय शाह जी। और इन्होंने किसको सक्सीड किया, तो इन्होंने नजमुल हसन पैपोन को जो है इन्होंने सक्सीड किया है। और हसन जी जो हैं वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं और ऑप्शन में ये भी दिया गया है किसको इन्होंने सक्सीड किया हुआ है, तो नजमुल हसन पैपोन को इन्होंने सक्सीड किया और ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। तो इसका फिलहाल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जय शाह। नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा चुना गया? री इलेक्टेड मतलब दोबारा चुना गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अजय सिंह, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई अजय सिंह इसका आंसर हो जाएगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में होगा। कहाँ पर? ठीक ना, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग दी थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2021, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग ट्रोपेक्स 2021 के नाम से जानते हैं, एन एंटीशिप मिसाइल कॉम्बैक्ट KS-35E वाज फायर्ड बाय व्हिच एयरक्राफ्ट? इसमें पूछा गया है कि थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2021 ट्रोपेक्स 21 के दौरान एक एंटीशिप मिसाइल कॉम्बैक्ट KS-35E को किस विमान से दागा गया था? इसमें पूछा गया है कि एक एंटीशिप मिसाइल को किस विमान से दागा गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इल्यूशन 38 SD, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा इल्यूशन 38 SD, इसका आंसर हो जाएगा। थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2021 यानी कि ट्रोपेक्स 21 के दौरान भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान इल्यूशन 38 SD ने जो है एक एंटी शिप मिसाइल कॉम्बैक्ट KS-35E को सक्सेसफुली फायर किया हुआ है, ठीक है ना। कॉम्बैक्ट KS-35 ये एंटीशिप मिसाइल है, इसको भारतीय नौसेना के लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान इल्यूशन 38 SD ने जो है दागा है, इसे फायर किया है। तो जो इल्यूशन 38 SD है ये नौसेना का लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान है। इसने एक एंटीशिप मिसाइल कॉम्बैक्ट KS-35E को थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2021 के दौरान इसको फायर किया, ठीक, सक्सेसफुली फायर किया। और अगर हम लोग ट्रोपेक्स एक्सरसाइज की बात करें तो यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, हर दूसरे साल में जो है ये अभ्यास किया जाता है। और ये जो मिसाइल अभी दागी गई, ये हिंद महासागर में मिसाइल दागी गई थी। इंडियन नेवी की यहाँ पर बात हुई है तो नेवी चीफ कौन हो जाएंगे? एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है ना। एडमिरल करमबीर सिंह जी जो है वो नेवी के चीफ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डेट? विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी। 4 फरवरी ऑप्शन नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये डे जो है, ये दिन हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 2021 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। फिर से सुन लीजिए, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल टुगेदर ऑल आवर एक्शंस मैटर। फिर से सुन लो इसकी थीम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे 2021 की थीम आई एम एंड आई विल टुगेदर ऑल आवर एक्शन मैटर्स, ये जो है इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखते हैं। Which mobile app was launched during the second CCTNS hackathon and Cyber Challenge 2020-21? दूसरे CCTNS
हैकाथॉन और साइबर चैलेंज 2020-21 के दौरान किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, इसमें पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का दूसरा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स यानी कि सीसीटीएनएस। सीसीटीएनएस का क्या मतलब हो जाएगा, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स है। तो ये जो है ये किसका हैकाथॉन है, तो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का दूसरा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम हैकाथॉन एंड चैलेंजेस साइबर चैलेंजेस 2021 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, पुलिस कर्मियों की विश्लेषण क्षमता को और उनकी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए ये हैकाथॉन जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला हैकाथॉन मार्च 2020 में हुआ था। कब हुआ था, ये दूसरा है तो पहला कब हुआ था, मार्च 2020 में पहला हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, सीसीटीएनएस इकोसिस्टम को आईटी के माध्यम से इम्प्रूव करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने जो है इसमें ये भाग लिया है ठीक है, इस हैकाथॉन में। और इस दौरान लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से पुलिस जो है नागरिकों तक आसानी से अपनी पहुंच बनाएगी। पुलिस नागरिक तक, पब्लिक तक इस ऐप के माध्यम से आसानी से अपनी पहुंच बनाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोवर्धन स्कीम फॉर विच यूनियन मिनिस्टर्स ज्वाइंटली लॉन्च्ड ए यूनिफाइड पोर्टल ऑफ गोवर्धन रिसेंटली। गोवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रियों ने हाल ही में गोवर्धन का एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आंसर ऑप्शन है, टू मर्ज द कैटल वेस्ट, टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, टू मैनेज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। ठीक है ना, इसका उद्देश्य जो गोवर्धन योजना है ये सभी इसका उद्देश्य है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर्स ने अभी हाल ही में गोवर्धन स्कीम के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो गोवर्धन स्कीम है ये क्या है, थोड़ा सा फुल फॉर्म तो इसका हमको पता होना चाहिए, एटलीस्ट पूरा नाम तो हमको पता ही हो ना कि ये गोवर्धन, ऐसे तो है नहीं कि गोवर्धन का बस ये गोवर्धन पर्वत हो गया है, कुछ ऐसा हो गया। ये जो सरकार है गाय और गोबर पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। ठीक है, तो गोवर्धन यहाँ पर जो गोबर है इसका कुछ मतलब है। ठीक है, तो क्या मतलब है हम लोग समझते हैं। तो गोबर का मतलब हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। जी का मतलब हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग, ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनिक, बी का मतलब हो जाएगा बी और ए का मतलब हो जाएगा बायो एग्रो, और आर का मतलब हो जाएगा रिसोर्सेज, यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये गोवर्धन स्कीम इसका ये पूरा नाम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक, और ये जो स्कीम है ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे इसको, जिससे कि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। वैसे भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी, तो थोड़ा सा और इसको समझते हैं। तो ये जो स्कीम है ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंडर जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये जो गोवर्धन स्कीम है ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, कई सारे मंत्रियों ने मिलकर इस पोर्टल को, इस यूनिफाइड पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। जैसे कि कौन कौन से मिनिस्टर थे, एक दो का मैं नाम बता दे रहा हूँ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, और भी कई सारे मंत्रियों ने मिलकर एक्चुअली इसको जो है लॉन्च किया हुआ है। और ये स्कीम 2018 में ही लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी, 2018। ये स्कीम जो है 2018 में ही लॉन्च की गई थी। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने के लिए, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने के लिए और गांवों में साफ सफाई के मकसद से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जानवरों के जो गोबर वगैरह होते हैं, जो जानवरों के वेस्ट होते हैं, गोबर होते हैं, और जो भी बायोडिग्रेडेबल कचरे होते हैं उनको मैनेज किया जाएगा इसके माध्यम से, और किसानों की इनकम भी होगी इससे। ठीक है ना, और अगर बायोगैस प्लांट वगैरह भी कोई लगाना चाहता है तो इस पोर्टल के माध्यम से उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। और गवर्नमेंट का ऐसा अनुमान है कि अगले 5 सालों में, गवर्नमेंट का ऐसा अनुमान है कि अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़, कितना, 1 लाख करोड़, अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए तक किसान अर्जित कर सकते हैं इस योजना के माध्यम से। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का।
to receive complaints on irregularities in ग्राम पंचायत इलेक्शन which state has launched the e-watch app recently। ग्राम पंचायत चुनावों में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में ई-वॉच ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ग्राम पंचायत चुनाव में होने वाले गड़बड़ियों की शिकायत के लिए ई वॉच ऐप जो है ये लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश ने ई वॉच ऐप लॉन्च किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।